शुभ दिन छात्रों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का विषय है अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार व अनुनासिक पढ़ने से पूर्व हमें वर्णमाला का ज्ञान कर लेना आवश्यक है। वर्णमाला में कि इसे वर्णमाला क्यों कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। यह हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि हमने जब पढ़ा था कि शब्द और पद में अंतर, जब हमारा विषय था उसके अंतर्गत भी हमने इनका सभी का अध्ययन किया था। लेकिन आज फिर से एक बार दोहरान के रूप में और अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ने के साथ साथ हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वरों को हमेशा स्वतंत्र भी बोला जा सकता है, उनका प्रयोग स्वतंत्र किया जा सकता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर इनका विभाजन किया जाता है और उनके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर स्वर 11 होते हैं। अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। पहले बच्चों, व्यंजन के पढ़ने से पूर्व हम स्वरों की मात्रा को भी एक बार देख लेते हैं कि जो स्वर होते हैं उनमें से सिर्फ ए जो वर्ण होता है, ए जो स्वर होता है उसकी मात्रा नहीं होती, उसे बिना मात्रा के प्रयोग किया जाता है और या फिर उसको हम व्यंजन के साथ मिलाकर प्रयोग में लाते हैं। बाकी आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री से ऋषि की मात्रा, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओकली, औ से औरत, इनका स्वतंत्र प्रयोग तो किया ही जाता है। जो मूल रूप है आपके सामने, अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, इस तरीके से और मात्रा के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है और इनके सही प्रयोग से ही भाषा को सही ढंग से लिखा जा सकता है। यदि आपको इन मात्राओं का ज्ञान है, इनके उच्चारण का ज्ञान है, तो आप इन हिंदी भाषा को लिखते वक्त अशुद्धियाँ कम करेंगे या फिर न के बराबर करेंगे। स्वरों की मात्रा के बाद हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन माला। बच्चों, व्यंजन 33 होते हैं। देखिए, 33 व्यंजनों में से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका निर्धारण उच्चारण के स्थान पर किया जाता है। अब जैसे आपके पास क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। इस आधार पर इन पांचों वर्णों को मिलाकर 25 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाए जाते हैं। फिर उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, यर लव, ऊष्म व्यंजन, श सह, संयुक्त व्यंजन, छ त्र ज्ञ श्र और अन्य। अब बच्चों की अनुस्वार क्या होते हैं? देखिए, जो वर्ग का पंचम अक्षर होता है या पंचम वर्ण होता है वह अनुस्वार कहलाता है। इस प्रकार आपने देखा कि क वर्ग का पंचम अक्षर, च वर्ग का पंचम अक्षर, ट वर्ग का पंचम अक्षर, त वर्ग का पंचम अक्षर और प वर्ग का पंचम अक्षर, ये पांचों क्या हैं? अनुस्वार हैं। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदु। अब हम देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में मूल जो भेद है वह क्या है। अनुस्वार नासिकीय यानी कि नाक से उच्चारित होने वाला व्यंजन होता है, इसलिए बोला गया है क्योंकि नाक से, यह प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। यह भी मैंने आपको बताया। वर्ग क्या है? वर्ग हमारे स्पर्श व्यंजन है, 5-5 के पेयर हैं। इस तरीके से 25 वर्ण हैं। इन 25 वर्णों में जो पंचम है वो
अनुस्वार है। फिर इसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है, यानी कि इसकी पहचान क्या है कि यह बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसकी विशेषता कि इसका निश्चित उच्चारण नहीं होता, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। जैसे घंटा में ट व्यंजन ट वर्ग का वर्ण है, इसलिए बिंदु का उच्चारण ट वर्ग के पंचम वर्ण की न की तरह होता है। यानी कि जिस वर्ण के आगे बिंदु लग रहा है, जिसका है, उसके हिसाब से उसका उच्चारण होता है। अब जैसे घंटा में ट वर्ग आ रहा है, ट ठ ड ढ न, तो घंटा में जो बिंदु लगा हुआ है उसका उच्चारण न के हिसाब से होगा। इस तरीके से हम बिंदु का निर्धारण करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि अनुस्वार और अनुनासिक का जो भेद है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए बच्चों, अनुस्वार जो होता है वह एक व्यंजन ध्वनि है। ये लाइन क्यों कही गई? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण हैं, वो अनुस्वार हैं। तो इस तरह से ये तो पता हो गया कि व्यंजन ध्वनि है। लेकिन अनुनासिक क्या है? अनुनासिक स्वरों का गुण है, यानी स्वर के साथ ही अनुनासिक को प्रयुक्त किया जाता है। अब जैसे अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है, अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। अब य न म वे व्यंजन हैं जो अनुस्वार के रूप में आते हैं, अर्थात यह वर्ग का पंचम वर्ण बताता है। ये आपको मैंने बता था कि कै वर्ग का व्यंजन है, वो च वर्ग का है, वो ट वर्ग का है, वो त वर्ग का है और वो पै वर्ग का है। इस प्रकार आप अनुनासिक का तीसरा देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने शायद पहले पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, वो बच्चे आप पढ़ेंगे कि बेटा स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वरानुनासिक और निरनुनासिक। निरअनुनासिक का मतलब है वे स्वर जो बिना चंद्र बिंदु के दिखाई देते हैं, और स्वरानुनासिक या अनुनासिक का मतलब होता है वे स्वर जो कि चंद्र बिंदु के साथ दिखाई देते हैं, वे स्वर जिनके साथ उनकी अनुनासिकता आती है, यानी कि स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का होना। अब आप यहाँ देखेंगे कि ए, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ई, नहीं बड़ा ऊ तक, आपने यहाँ पे देखा इन चारों में चंद्र बिंदु लगाया गया है, ठीक है। लेकिन जब हम छोटी ई की बात करें तो जब उसकी मात्रा जब आती है तो उसमें हम बिंदु लगा देते हैं। इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा में भी बिंदु लग जाता है, फिर ए की मात्रा में बिंदु लग गया, फिर आई की मात्रा में बिंदु, फिर ओ की मात्रा में भी बिंदु। इस प्रकार से ये जो स्वर हैं ये मात्रा के साथ बिंदु के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन वो बिंदु नहीं होता, वो मूलतः अनुनासिक होता है, यानी कि वो चंद्र बिंदु होता है। लेखन की दृष्टि से स्पीड की कारण कि भाई हमें लिखने में आसानी हो, और इसके कारण इनको हमने मात्रा के साथ बिंदु के रूप में प्रयोग कर दिया, और शिरोरेखा के ऊपर लगाने के लिए हमने इनका उच्चारण किया कि ए, आ, उ। इस प्रकार से हमने स्वरानुनासिक पढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है और पंचम वर्ण की सी ध्वनि आती है, लेकिन अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। मुंह से ज़्यादा आँख, गाँव, अंगूठा आदि। इसमें म की ध्वनि और न की ध्वनि का अभाव रहता है। कि जो मूल अंतर जो अभी तक हमें यह पता था वो यही था कि हम बताते थे कि अनुस्वार में तो नाक से हवा बाहर निकलती है और अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। फिर पांचवा जो अंतर है, पंचमा अक्षर को बिंदु में बदल दिया जाता है, जैसे कंचन। अब आप यहाँ पर देखेंगे कंचन में जो पंचम अक्षर लगा हुआ है जो कि आधा वर्ण है, उसका सामने हमने बिंदु बना दिया, तो आपने देखा कि पंचम अक्षर के जो बाद वाला व्यंजन है उसको हम बिंदु के रूप में, उसके पंचम अक्षर को हम बिंदु के रूप में प्रयुक्त करते हैं। देखिए बच्चों, हिंदी भाषा में मानक, अमानक और अशुद्ध, ये तीन प्रकार के
एक तरीके से आप कहते हैं कि वर्तनी होती है, मानक वर्तनी, अमानक वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी। तो इसलिए इनमें भी लिखने और के हिसाब से मानक और अमानक के हिसाब से लिखा जाता है। जब आप आगे इनकी एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मानक और अमानक में क्या डिफरेंस है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे। अब हमने अनुनासिक पढ़ा। अनुनासिक में देखा कि ये जो 5 अक्षर हैं ए, आ, ऊ, ए, ये 5 स्वर ही ऐसे हैं जहाँ ऊपर चंद्र बिंदु आता है, बाकी मात्राओं के साथ बिंदु लगाया जाता है, क्योंकि चंद्र का अंतर्भाव मात्रा में ही हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है क्यों, और क्यों में चंद्र बिंदु लगा है, लेकिन उसे हमने बिंदु लगाकर ही पूरा कर दिया। अब हम छठे अंतर को देखते हैं। अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है, जैसे संत। अब आपने देखा कि जब जो अनुस्वार लिखा गया है वह उसके तुरंत बाद बोला गया है। अपने वर्ग के वर्ण के आने पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण बोला जाता है। शंख, कंठ, संबल, ये उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि ख है वो क वर्ग का है, ठ है वो ट वर्ग का है, और संबल है यानी बै वो प वर्ग का है। लेकिन अनुनासिक को अलग से किसी वर्ण के बाद नहीं बोला जा सकता। अनुनासिक उसी स्वर के साथ बोला जाता है जिस पर वह लगता है, जैसे आंगन, पूंछ, अंधेरा आदि। 7वां अंतर देखें। उच्चारण में अंतर दोनों में रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम उच्चारण करेंगे हंस, दंत, कंचा, और यहाँ पर हम करेंगे हंस, एक क्रिया है, दांत और कांच। तो इस प्रकार से अनुनासिक और अनुस्वार में जो मूलभूत अंतर हैं वो इसी प्रकार से हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और आपको अपनी बुक में से इसकी रीडिंग करनी है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। यदि कोई भी आपको परेशानी आती है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप उसे मार्क करके नोट करके रखें, हम आगे उसे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद बच्चों।